अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खलीज टाइम के साथ तारिक इकबाल सरजन में कोई से आप खिदमत में हाजिर है। गिरदुनवा के पाकिस्तान के हालात को हमारी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं, और ख़ास तौर पर जब मुल्क का कोई मसला हो, जब भी कोई भी ऐसी डेवलपमेंट हो तो वो परेशान हो जाते हैं, और इस तरह की ऐसी कई चीज़ें होती हैं कि फ़िक्र लाहक हो जाती है। अब खलीज टाइम का जो बुनियादी मकसद वो यही है कि यहाँ पे जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं पूरे गल्फ में, खलीज टाइम जो है वो पूरे गल्फ की नुमाइंदगी कर रहा है, जिसमें कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, यूएई वगैरह ये चीज़ें शामिल हैं। तो सबसे बड़ी अहम चीज़ जो हम कहना चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट्स हमारे मुल्क में होती हैं वो जो यकीनी तौर पर उनको ख़ास तौर पर हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो यकीनी तौर पर उनको एहसास होता है। तसव्वुर गिलानी साहब, माशाल्लाह, जैसा कि मैंने आपके स्टार्ट में आप एक माशाल्लाह खुद मारूफ बिजनेसमैन हैं, और उसके अलावा जो है आप टीवी के लिए भी और इस तरह के मुख्तलिफ चैनल्स पे भी आते हैं। अब ये जो हालात चल रहे हैं हमारे यहाँ, ख़ास तौर पर ये जो रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल के हवाले से है, तो क्या मतलब आपकी क्या सोच है, या आप उसको किस एंगल से देखते हैं? जब रिंग रोड की बात आई थी तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि सिर्फ ये रूट चेंज होने की वजह से जो मुख्तलिफ लोग हैं उनको या उन इलाकों को कोई बेनिफिशरी बनाया गया, बल्कि जब इसके आसपास की प्रॉपर्टी की लेन देन की बात आई, जब 130 बिलियन रुपीस की प्रॉपर्टी के लेन देन की डील्स की बात आई, 64,000 कनाल की बात आई, तो फिर पता चला कि यार ये इसमें तो बहुत सारे बिजनेस टाइकॉन्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, बिल्डर्स हैं जिनके इंटरेस्ट इन्वॉल्व हुए हैं, और उसमें अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं उन्होंने काफ़ी उनके वो बेनिफिशियरी नज़र आए, और स्पेशली पीटीआई के जो गवर्नमेंट में लोग हैं, उनके मिनिस्टर्स, उनके मेंबर्स, उनके एमएनएज, एमपीएस, तो दैट वाज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। और फिर इवन जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके अटक के हवाले से उन लोगों के नाम आए, तो पता चला कि ये बात इतनी छोटी मोटी नहीं है कि जी सिर्फ रूट चेंज हुआ है, बल्कि उसके आसपास उस रूट चेंज के हवाले से जो बेनिफिशरीज थे उन्होंने बिलियंस का कारोबार इनिशिएट किया इस हवाले से, और उसकी वजह से मेरा स्कैंडल इतना बड़ा बन गया कि आई वुड अप्रिशिएट प्राइम मिनिस्टर ने, इवन दो कि उनकी अपनी पार्टी का नाम इसमें आ रहा था, लोगों का नाम आ रहा था, उन्होंने फिर भी इनिशिएटिव लिया और इस पे इंक्वायरी कंडक्ट की, और उसमें आई होप कि इंक्वायरी बाकी इंक्वायरीज की तरह नहीं होगी कि जो जिसमें बहुत सारी बातें हों, मीडिया की जीनत बने, खबरें चलें और उसके बाद कुछ भी ना हो। आई होप कि इसमें लोगों के नाम आएंगे और लोगों के खिलाफ एक्शन होगा। चले एक कम से कम पहला कतरा जुल्फी बुखारी साहब के रिजिग्नेशन के हवाले से आया, लेकिन आई थिंक ये बात कहीं आगे तक जाएगी। तो अब इम्पॉर्टेंट ये है कि एक तो ये चीज़ें चलती रहें, इंक्वायरीज के हवाले से बेशक चलें, लेकिन जो ओरिजिनल इसका जो डिज़ाइन था उसके हवाले से इम्प्लीमेंटेशन को ज़रूर फोकस किया जाए, उस पर डिले ना किया जाए, क्योंकि कॉस्ट इम्पैक्ट्स बढ़ते हैं, इकोनॉमी हमारी वैसे ही बुरा हाल है उसका, उसमें अगर रिंग रोड जैसे प्रोजेक्ट्स भी डिले का शिकार हों, जैसे बीआरटी हुआ था, तो उससे हमारे जो फाइनेंसर्स हैं, डेफिनेटली आप बैंकों से कर्जे लेते हैं फिर इस तरह के प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस हवाले से भी इकोनॉमी को बड़ा लॉस होता है। तो आई वुड अप्रिशिएट कि गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को साथ साथ इम्प्लीमेंट करे और इन पैरेलल इंक्वायरीज रन करे और कल्प्रिट्स को अंजाम तक पहुंचाए, तो देन इट विल सेट एन एग्जांपल फॉर एवरीबॉडी इन फ्यूचर कि जी इस तरह की चीजें अब इस मुल्क में दोबारा नहीं चलेंगी। जी बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की आपने। नाज़रीन, हमारे दरमियान इस वक्त डॉक्टर दानिश साहब मौजूद हैं, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। उनका नाम दुनिया भर में इतना ज़्यादा मकबूल है, ख़ास तौर पर मैं गल्फ़ और कुवैत की बात करूँगा। डॉक्टर दानिश की वो खिदमात हैं एज ए मीडिया, एज ए एंकर पर्सन, और फिर तिब के हवाले से भी। डॉक्टर दानिश साहब, अब आप हमें बताएं कि आप तो खुद मेडिकल के शोबे में रहे, बहुत बड़े डॉक्टर रहे हैं और अब भी हैं माशाल्लाह। ये इस मीडिया में आने में जिसमें आपने कमाल फन किया है, मतलब ये किस तरह आपके जहन में आइडिया आया, अपने आप को आपने चेंज किया, वो क्या ऐसी चीजें थी कि जिसपे एक आम डॉक्टर दानिश एक बहुत बड़ा नाम हो गया? जरा कुछ बताया अपने बारे में।
औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन आपने वो पूछा है जो अक्सर लोग पूछ लेते हैं। जाहिर है मेरा प्रोफेशन, लोग कुछ समझते हैं कि शायद मैं पीएचडी डॉक्टर हूँ। नहीं, मेरा ताल्लुक मेडिकल डॉक्टर से है। मैंने एमबीबीएस किया, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया पब्लिक हेल्थ में। पब्लिक हेल्थ में जो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है वो एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, यानी पब्लिक डीलिंग में आ जाता है वो। तो मैंने दिया, उस तरह से मुझे शर्फ हासिल है कि मैं तकरीबन कोई 14 साल पाकिस्तान के बड़े अहम जगह पे सर्व किया है। एज ए डायरेक्टर कम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज किया, और जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची किया। एज ए डिप्टी डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एज ए डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन किया। 2 सूबे को एज ए डायरेक्टर केमिकल एग्जामिनर सर्व किया। तो ये था मेरा वो जो शोबे से रिलेटेड था। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि मैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भी था, अपने सिंध मेडिकल कॉलेज जहाँ से मैंने पास आउट किया था, मेरा ताल्लुक नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन से था। और मैं एक, ये नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन एक बड़ी ज़बरदस्त तंजीम थी, डीएसएफ और एनएसएफ। तो मैं उस शोबे से भी, उस पार्टी से ताल्लुक था। इसका मासिस में तो ताल्लुक नहीं था, लेकिन स्टूडेंट शोबे में इसका बड़ा किरदार था। इस तरह मुझे सियासत से करीब आने का मौका मिला। और फिर पूरी की पूरी, एक वक्त मैं मुख्तसर बता रहा हूँ क्योंकि ये तो बड़ी लंबी कहानी है। तो फिर ये हुआ कि नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन का मैं प्रेसिडेंट बना, और इस तरीके से फिर सिंध मेडिकल कॉलेज में पूरी की पूरी एनएसएफ को जो है वो पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन में जम कर दिया गया। और पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन जो थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टूडेंट विंग थी। अच्छा, एनएसएफ का मासिस में कोई पार्टी नहीं थी, वो स्टूडेंट लेवल पर थी। तो शायद जो मरकजी क़यादत थी उन्होंने इनको शिफ्ट किया। उस जमाने में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से मुलाकात का शर्फ हुआ एज ए सिंध मेडिकल कॉलेज के प्रेसिडेंट की हैसियत से। और वहाँ क्योंकि मैं एक अच्छा डिबेटर भी था, तो इसलिए अक्सर जो सीनियर लोग थे वो मुझसे कहते थे कि आप बात करें मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा से। और इस तरह मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा से मैं बहुत ज़्यादा करीब हो गया, बातचीत करता था। तो वो मुझे वॉच, उनके अंदर एक बड़ी खूबी थी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में कहा जाता है कि वो पहचान लेते थे लोगों को। हालांकि भुट्टो साहब का दौर तो खैर मैंने नहीं देखा बहुत करीब से, उस वक्त मैं छोटा था बहुत ही। लेकिन ये है कि बेनज़ीर साहबा की कुर्बत हासिल हुई, और उसके बाद उन्होंने मुझे पिक किया। और फिर एक वक्त यह आया कि उन्होंने मुझे स्टूडेंट विंग के हवाले से एक ही टिकट, 2 टिकट जारी किए थे, एक प्रोविंशियल में, एक नेशनल में, पीपल्स पार्टी का। उसमें से मुझे ये शर्फ हासिल है कि 37 लोगों में से मुझे वो टिकट मिला। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने साहिबा ने दिया, मेरी उन खिदमात की बुनियाद पे जो मैं उनसे कन्वर्सेशन करता था। और क्योंकि रिसर्च मैं शुरू से करता था, डिबेटर मैं था, तो ये सारी चीजें मिलके फिर एडमिनिस्ट्रेशन पे मैं आ गया। मैं वो डॉक्टर जो क्लिनिक करते हैं उनमें नहीं गया, बल्कि डायरेक्टर बन गया। तो पब्लिक डीलिंग हुई, फिर ये पॉलिटिकल चीजें, ये सब चीज मिलाकर जो है वो सूरत हाल। एक दिन ऐसा हुआ कि किसी ने मुझे धक्का दे दिया कि यार आपके अंदर तो तमाम क्वालिटीज है एज ए एंकर, तो आप ऐसा करें कि शुरू में मैंने पीटीवी के अंदर 1-2 मीडिया का एक इसका हेल्थ का प्रोग्राम कर दिया। फिर असल में जब मैं उठा हूँ जब मैं कार्डियोवैस्कुलर का डायरेक्टर था, तो उस वक्त जो है वहां पर बहुत सारे लोग आते थे, दिल के मरीज बड़े बड़े पाकिस्तान के। जिस जमाने में मैं डायरेक्टर था वहां पे सर्जन नकवी साहब और सर्जन रहमान 2 ही सर्जन थे पाकिस्तान में जो बाईपास करते थे। वो जमाना था, उस वक्त मैं डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन था, और मुझे बहुत जल्दी छोटी सी उम्र में एज ए डायरेक्टरशिप मिल गई थी। तो अल्लाह के फजलो करम से तो वहां पे बड़े बड़े लोग आते थे, बड़े मीडिया वाले भी आते थे। तो उस जमाने में एक आपके अर्थक्वेक वगैरह हुआ था, तो आज टीवी पे उन्होंने मुझे मौका दिया है कि आप जो है ना थोड़ा सा अर्थक्वेक पे, तो वो लाइव प्रोग्राम किया, वो हिट हो गया। फिर न्यूज वन के जो ओनर है उन्होंने कहा नहीं जी आप तो पॉलिटिकल प्रोग्राम करें, तो उन्होंने मुझे पॉलिटिकल प्रोग्राम दिया, वो इत्तेफाक से वो भी हिट हो गया। तो उसके बाद जो है वो पॉलिटिकल प्रोग्राम जब हिट हुआ, तो पॉलिटिकल प्रोग्राम जिनके खिलाफ मैंने किया था वो तो गवर्नमेंट के खिलाफ था। मैं तो हमेशा से गवर्नमेंट के खिलाफ। तो मुझे अच्छी पता है कि शौकत अजीज साहब उस जमाने में प्राइम मिनिस्टर थे, परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था, मैंने उनकी वोट लगा दी। हालांकि मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट था, उस वक्त मैं ग्रेड 19 का अफसर था। तो वो फिर मेरी जो है वो खिंचाई हो गई, मुझे बिल्कुल बैकग्राउंड पे फेंक दिया गया, क्योंकि आपने, हालांकि मैंने परमिशन ली हुई थी तो जान तो बच गई। वरना ये है कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और आप पॉलिटिकल प्रोग्राम कर रहे हैं, और अभी प्राइम मिनिस्टर को घसीट दिया आपने। शुरू से आदत है हमारी हुकूमत से लड़ने की, आवाम के मसाइल को हल करने की, इसलिए आज तक आपने देखा जो भी हुकूमत आती है हमारी उससे लड़ाई होती है। हाँ,
उन लोगों में नहीं है कि जो हुकूमत आए उनके गोद में बैठ जाएं और बेनिफिट हासिल करें। हालांकि हुकूमत लाने में हमारा किरदार होता है, तो हुकूमत तो हमें बहुत कुछ देना चाहती है, लेकिन हमारी जो फितरत में है कि हम इस बुनियाद पे लड़ाई हो जाती है कि आप आवाम को नहीं दे रहे हैं, मुल्क को नहीं दे रहे हैं, अपने मफादात आ रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी का इलेक्शन लड़ा, लेकिन मेमो गेट स्कैंडल पे आसिफ जरदारी से लड़ाई हो गई। पीएमएलएन में मेरा कोई इतनी वाबस्तगी नहीं थी, लेकिन उनके जो बहुत से इश्यूज आए, डॉन लीक्स, ये वो, बड़ी जबरदस्त लड़ाई हो गई। इमरान खान साहब को लाने में इनके बयानिए इतने अच्छे थे, जबरदस्त थे, उनको लाने में हमने कहा चले जी, दो सियासी जमातें जो हैं वो दो पार्टी सिस्टम खत्म होना चाहिए। ये शख्स तो कह रहा है कि मैं बहुत कुछ पाकिस्तान को दूंगा, आवाम को दूंगा। हमने कहा आ जाए, हमने फेवर की। 100 दिन दिए, दो, फिर 6 महीना दिया, फिर 1 साल दे दिया, डिलीवर कुछ नहीं है, जीरो, तबाह कर दिया मुल्क को। तो फिर हम अगेंस्ट हम खड़े हो गए। हमने कहा जी आप तो, कहते हैं आप तो लेके आए। मैंने कहा जी बिल्कुल लाए हैं, लेकिन इसलिए तो नहीं लाए थे कि आप मुल्क तबाह करेंगे, आवाम को मारेंगे, मुल्क को बेचेंगे, मसाइल पैदा करेंगे, करप्शन, करप्ट लोगों को अपने साथ मिलाएंगे। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि जी उस वक्त जो है वो मैं बैकग्राउंड पे गया, उन्होंने मुझे, जो शौकत अजीज साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने पीछे फेंका। तो फिर उसी वक्त मैंने डिसीजन लिया है कि जनाब मैं तो अब ये ऐसा करता हूँ, रिजाइन करता हूँ और मैं मीडिया में आता हूँ। वो मेरे दोस्त मीडिया में कह रहे थे यार आप अच्छा खासा चल रहे हैं, आपने क्यों छोड़ दिया। चुनांचे हमने रिजाइन किया और हम मीडिया में आ गए, और उस तरीके से हमने स्टार्ट लिया। फिर ARY ने हमें पिक किया, 8 साल में ARY पे रहा और बड़े प्रोग्राम किए। 7वें ARY को 7वीं पोजीशन से, हमसे सीनियर थे हमारे एक दोस्त थे डॉक्टर शाहिद मसूद, वो उस जमाने में करते थे जब हम नहीं थे, लेकिन हमसे सीनियर थे। उसके बाद आने वालों एंकरों में 16 साल हो गया मुझे, सीनियर तरीन एंकर हूं मैं। तो उसमें ARY को 8 नंबर से पहले नंबर पे लाने में मेरा किरदार है। मैंने 2 प्रोग्राम्स उसमें किए थे बहुत बड़े। एक जनापुर का प्रोग्राम कर रहा था, वो ARY थी, वही मेरी जीत थी। उसके बाद सिलसिला चलता रहा, और फिर मैंने देखा कि यार ज्यादा खिदमत एज ए मेडिकल डायरेक्टर से मैं ARY यानी मीडिया में आके कर सकता हूँ। यहाँ इज्जत भी है, शोहरत भी है, मुकाम भी है, पैसा भी है, सच बोलूं तो सब चीज है। एज कम्पेयर टू वहाँ एक सेक्रेटरी, रात को ऑर्डर आता था मिनिस्टर या सेक्रेटरी का कि जी आ रहे हैं, चाहे हम डायरेक्टर हूँ या वो मुझसे भी बड़ा डायरेक्टर, वहाँ हाथ बांध के बेचारा खड़ा रहता था। एक मिनिस्टर आ रहा है और डांट भी पड़ती थी। इस जगह पे जो है वो मिनिस्टर कहता है भाई थोड़ा सा टाइम दे दें डॉक्टर साहब, हमें आपसे बात करनी है। प्राइम मिनिस्टर कहता है यार थोड़ा सा टाइम दो। गवर्नर और वजीर आला टाइम मांगता है। तो बड़ा फर्क था पैसों में। वहां हलाल कमाई में अगर हम 100 रुपए कमाते थे, यहाँ हलाल कमाई में हम 100 रुपए कमाते हैं, तो वो भी फर्क था। वहां हम उस पोजीशन में बैठ कर लोगों के 10% काम कर देते थे, यहाँ पे हम पूरी दुनिया में कॉल करके बहुत सारे मसाइल हल करते थे। वहां पे हमें चंद लोग जानते थे जो उस हॉस्पिटल के हवाले से आते थे, यहाँ पूरी दुनिया जानती है जैसे आपने किया। तो जब ये फर्क देखा तो लोग, हमने, हमारे दिल में खुद भी आया कि यार ये शोबा ज्यादा बेहतर है, यहाँ हम खिदमत भी कर सकेंगे और बहुत से बेनिफिट्स हैं। इस तरीके से हम मीडिया में आ गए भाई। जबरदस्त, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बातें की हैं और बिल्कुल दिल को लगी कि वाकई आप इस फील्ड में जब आए। लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगा कि इससे पहले कि मैं रावलपिंडी स्कैंडल के हवाले से आऊँ, एज एंकर हम भी ज़ाहिर कुवैत में बैठे अरसदराज से यहाँ काम कर रहे हैं और टच रहते हैं हमारे जितने भी मीडिया, चाहे ARY हो, चाहे कोई भी चैनल हो। ये जो आप प्रोग्राम करते हैं एक मौजू को लेके आके उस पर इतनी मेहनत की जाती है, पूरा यानी एक फोकस किया जाता है, उसकी तैयारी आप कितने, मतलब अगर आज एक प्रोग्राम है और शाम को आपने लाइव करना है तो उसकी तैयारी के लिए कितना एक नॉलेज आप समेटते हैं और वो एक घंटे या 40 मिनट के दौरान में कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी खूबी है। लेकिन इसके लिए कितनी एक मेहनत, कितने एक आप उसका तज्जिया। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए चैनल पे प्रोग्राम करना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। आसान इस तरीके से है कि अभी आप मुझे बैठा लें, 2-3 लोगों को बैठा लें, एक छोटा सा टॉपिक छेड़ दें, उस पर जाहिर है मैं कोई कमेंट दूंगा, आपने वही कमेंट में से कोई जुमला उतार के सामने वाले को कहना सर आप क्या समझते हैं इसके बारे में, फिर उसने बोलना है, फिर उसमें से एक जुमला उठा के आप कहेंगे डॉक्टर साहब ये तो आपसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं या आपकी हिमायत कर रहे हैं, तो आप दोनों क्या, तो इस पे फिर वो तो बात तो निकल जाएगी। एक बहुत सारे आप चैनल में देख रहे होंगे, हमारे यहाँ आजकल एंकर ऐसे बन गए हैं,
तो वो जो उनका तरीक़ेकार यही है कि वो इस तरीके से 3-4 को बैठा के प्रोग्राम कर लेते हैं। लेकिन जो कुछ एंकर्स आप देखेंगे वो जब प्रोग्राम करते हैं तो पूरे कमांड के साथ करते हैं। वहां पे आप अगर इकोनॉमी में कोई गलत बात कर रहे हैं तो एंकर फौरन सामने आएगा, कहेगा सर आप गलत कर रहे हैं। कोई हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, अगर वहां गलत हो रहा है तो वो काउंटर कर देगा। उस टॉपिक के लिहाज से वो एंकर, लोग समझते हैं कि शायद 5 मिनट, ये जो आधा घंटा है 40 मिनट का प्रोग्राम होता है, इसकी तैयारी ज्यादा से ज्यादा या आधा घंटा कर लेते हैं। हाँ, जिन्होंने प्रॉम्प्ट में पढ़ना है उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, जिनके कान में सवाल आ रहे होंगे उनको कोई मसला नहीं है। लेकिन जो एंकर इश्यूज को लेकर आकर डिस्कस कर रहा होगा, वो कोई एक दिन का काम नहीं होता है। अगर इश्यूज पे प्रोग्राम करना होता है कई घंटे लगते हैं, क्योंकि 1 मिनट के अंदर आप इकोनॉमी से उठते हैं प्रोग्राम में और चले जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की तरफ। 1 मिनट में उसी से पलट कर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में चले जाते हैं बैक में, कि जनाब 1956 में ये हुआ था, 1970 में ये हुआ था, वो कमेटी बनी थी। फिर वहां से उठ के आप अमेरिका आ जाते हैं कि जनाब वाटर गेट स्कैंडल जो है वो 72 में हुआ था, उसमें क्या हुआ था। फिर वहां से आप अफगानिस्तान चले जाते हैं। तो ये 40 मिनट के प्रोग्राम में जब आप मौजूद होते हैं, तो अगर आपकी तैयारी जो है वो नहीं है, तो फिर आदाद शुमार आपके प्रोग्राम में आएंगे तो आपकी पोजीशन क्या होगी। कोई अगर कहता है मुझे कि जनाब पाकिस्तान की जीडीपी इस वक्त 5.8 है, मुझे पता ही नहीं है इस वक्त कितनी है, तो मैं सुन लूंगा, तो जितने देखने वाले हैं वो तो कहेंगे यार ये बड़ा ही बेवकूफ एंकर है, ये कह रहा है 5.8 है, यहाँ तो माइनस में जा रहा था और अभी तो आदाद शुमार 1.5 हुआ था और इस तरीके से गिरी है और इस तरीके से जीडीपी इनके नुकसान है। ये 5.8 तो मियां नवाज शरीफ साहब के जमाने में थी और जरदारी साहब के जमाने में 4 आई, 3.8 आई। तो ये चीजें उसी वक्त हो सकती हैं जब आप, कमांड तो कोई भी नहीं कर सकता, कमांडिंग पोजीशन किसी की नहीं है, इतना वास्ट सब्जेक्ट होता है इंटरनेशनल। लेकिन ये है कि वेल रिसर्च बेस होकर फुल आपने काम करके उस टॉपिक के ऊपर भी और सराउंडिंग के ऊपर भी। अब हम एक किताब अगर पढ़ते हैं तो कोई ऐसा होता है कि एक किताब में से 3 सवाल निकालकर किसी एंकर को दे देता है, वो कर देता है। लेकिन अगर सामने वाला कोई काउंटर कर दे तो आपने तो 3 सवाल आपको मिले हैं, आपके प्रोड्यूसर ने दिया, किताब तो आपने नहीं पढ़ी है। लेकिन जिसने किताब पढ़ी होगी और आपने उसने आप पर सवाल छोड़ा, तो आपने तो पूरी किताब पढ़ी है, आप तो उसको रगेज देंगे। तो ये बड़ा बेस करता है वो एंकर जो किसी भी टॉपिक को लेके आगे बढ़ते हैं और वो रिसर्च करते हैं। देखिए हमारी तो डे टू डे रिसर्च है, क्योंकि अपडेट होता रहता है ना, इकोनॉमी अपडेट होती रहती है, पॉलिटिकल सिचुएशन अपडेट होती रहती है, इंटरनेशनल सिचुएशन अपडेट होती रहती है, रूल्स एंड रेगुलेशन अपडेट होती रहती है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता रहता है। यहाँ तक के लोगों को तो खुद पार्लियामेंटेरियन को नहीं पता है, यहाँ से बहुत से एंकर को, भाई कि टोटल कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, अरे भाई कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कितने हैं, शेड्यूल कितना है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है, आप बैठाने कितने हैं। तो कहने का मतलब है कि वो एंकर, मैं किसी को मैं मेंशन नहीं करना चाहता, वो नजर आ जाता है कि वो एंकर जो आदाद शुमार और तमाम चीजों में रिसर्च करता है, हालांकि वो अपने आप को तालिब इल्म, मैं अपने आप को अभी भी तालिब इल्म समझता हूँ। हाँ, किसी दिन कोई लीगल प्रोग्राम होना है तो उस पर लीगल पोजीशन में मालूमात लेके ऊपर जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं, उनसे डिस्कस करके पॉइंट्स निकाल के, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ के, लॉ की बुक पढ़ के, उस इशू के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजंस है जितने मिल सकते हैं उनको देख के, उन तमाम चीजों को देख के एक माइंड लेकर फिर आप अपना पॉइंट्स बनाकर आगे करते हैं। इसी तरह कोई और मैटर होता है तो उसको लेकर चलते हैं, हेल्थ हो कोई भी हो। लेकिन अगर आप प्रोग्राम करना चाहें और पैसा जेब में डालना चाहें तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप एंकर दूसरा भी एंकर बन सकते हैं। सही बात है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे आपने मुख्तलिफ मल्टी चैनल से भी काम किया और मल्टी मौज़ूआत पे बात हुई। मैं तो मेरे ख्याल है कि मैं एक दिन शिजात के साथ बैठा हुआ था तो हम आपके प्रोग्राम्स, क्योंकि आप मुख्तलिफ चैनल्स पे आते थे और आपकी गुफ्तगू का बिल्कुल वाकई नो डाउट कि मैं आपकी उसमें तैयारी बहुत ज़बरदस्त थी। कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ या ऐसे प्रोग्राम भी आपको याद हैं जो आप ये सोचते हो कि ये प्रोग्राम वाकई आपके हार्ट टच हो, आपको लगा हो कि ये प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त रेटिंग के हवाले से भी हो और वैसे भी आपको अच्छा लगा हो? कोई ऐसी कोई यादें हमें बताएं। नहीं देखिए, मैंने जितने भी प्रोग्राम्स किए, जैसे मैंने कहा कि वो एक प्रोग्राम था जिनापुर कथा, हालांकि वो बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उस पर बड़ी उस पर आपके पूरा का पूरा ARY चैनल जो है, हालांकि कि हर चैनल उस वक्त जियो को फॉलो करता था कि जियो में कोई न्यूज लग जाए तो फिर वो, लेकिन वो वाहिद प्रोग्राम ऐसा था कि इसने जियो को पीछे कर दिया और ARY को आगे किया और आज तक ARY
आगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में आता रहा है। अब उससे पहले 7वें नंबर पे था। तो वो एक प्रोग्राम था, बहुत ही इतना बड़े प्रोग्राम से मैंने पाकिस्तान के लिए बड़े प्रोग्राम्स किए हैं, अपने इदारों के लिए किए हैं, अपने लोगों के लिए किए हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, हमेशा किस किस को याद रखूं, मेरे पास तो हजारों प्रोग्राम्स हैं। तो इसलिए मुझे ये नहीं पता, अगर आप बोलें कि किसी खास शोबे के हवाले से, मैंने हर शोबे में प्रोग्राम्स किया है। इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम्स किया है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर किया है, लॉज के ऊपर किया है, पाकिस्तान की बेसिक पॉलिसीज पे किया है, खतरनाक तरीन प्रोग्राम्स किए हैं, बलूचिस्तान इशू पे किया है, इंटरनेशनल इश्यूज पे कई जगह प्रोग्राम्स किए हैं, मलाला यूसुफजई पे प्रोग्राम्स किया जो बहुत ही खतरनाक प्रोग्राम था, उस पर बहुत ज्यादा धमकियां शमकियां भी हमारी। इसी तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने किए हैं। किसके बारे में कहूँ? माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, चलें, अब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब चूंकि एक ऐसे मौजू को आपने छेड़ा, बल्कि पिछले दिनों एक यानी कि समझ लें कि बहुत बड़ी खबर थी, और वो सबसे पहले जो ब्रेक की गई वो आपकी तरफ से की गई, जब आपने ये कहा कि रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल अब वाटर गेट स्कैंडल बन चुका है। तो वो इसके मतलब इंक्वायरी जो है GIT के हवाले से भी, मतलब ये स्कैंडल जो है वो उसकी से कम बात नहीं होगी। तो वो क्या मतलब आप समझते हैं कि ये जो इशू आया है इसके ऊपर आपका क्या नुक्ता नजर है? जी देखिए, वाटरगेट स्कैंडल मैंने क्यों कहा, वो इसलिए कहा कि पहले जरा वाटरगेट स्कैंडल को आपके सामीन को पता होना चाहिए कि ये वाटरगेट स्कैंडल है। बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन चंद वैसे हैं। देखिए 1972-74 में जो है वो नेक्सन के हवाले से, जो सदर नेक्सन थे USA के, उनके हवाले से एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया था जिसका नाम वाटरगेट स्कैंडल हुआ था। उस वाटरगेट स्कैंडल कहने का मतलब उसका ये था कि इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व थे। इसमें उसमें जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन USA के लोग इन्वॉल्व थे, पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व थे, ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व थी, आपके प्राइवेट सेक्टर के लोग, ऑफिस होल्डर थे। इतना बड़ा लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जितनी करप्शन थी उतने ही लोग इन्वॉल्व थे। वरना अमूमन होता है दो आदमी किसी करप्शन केस में चाहे कितना ही बड़ा। अब मैमो गेट स्कैंडल है, वो भी गेट था, लेकिन उसमें जरदारी, हुसैन हक्कानी और वो एक दो बाहर के 4-5 अफराद के नाम आ रहा था। लेकिन वाटरगेट स्कैंडल में तकरीबन कोई 150 लोगों के नाम आए हैं। तो इसी तरीके से जो ये रिंग रोड स्कैंडल था, इसको रिंग रेड गेट स्कैंडल मैंने इसलिए कहा कि ये इस स्कैंडल में यहाँ पे भी आपके वजीर आजम का नाम आ रहा है, वजीर आला का नाम आ रहा है, मिनिस्टर्स के नाम आ रहे हैं, स्पेशल असिस्टेंट्स के नाम आ रहे हैं, मुशीर के नाम आ रहे हैं, इसके अलावा अस्करी लोगों के नाम आ रहे हैं, इसके अलावा आपके ब्यूरोक्रेसी के नाम आ रहे हैं, इसमें आप सिविल सर्वेंट के नाम आ रहे हैं, बिल्डर्स के नाम आ रहे हैं, माफियाज के नाम आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ह्यूज इन्वॉल्वमेंट है, और इसमें काफी हैवी अमाउंट भी है। इसमें मिलिट्री, आपके सिविल मिलिट्री एक बड़ी साजिश भी की जा रही है, बहुत बड़ी साजिश है। यहाँ पर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए और कुछ लोगों को फंसाने के लिए भी बड़े काम किए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, इसलिए इसको मैंने कहा कि वाटरगेट स्कैंडल। अब इस स्कैंडल में क्या है, अगर आप कहते हैं तो मैं इसके ऊपर भी रोशनी डाल देता हूं। हालांकि ये इस स्कैंडल को बताते बताते रात हो जाती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मुख्तसर आपको इस स्कैंडल की हकाइक बताऊं और इसकी चीजें जो रेफरेंस से हो वो बताऊं। वैसे तो बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकता है, आप मुझे इजाजत दें। मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया है कि अकेले बैठकर मैंने, जब बेनजीर दुबई से पाकिस्तान आ रही थी, तो मैंने न्यूज 1 में अकेले एज ए एंकर 10 घंटा लाइव शो किया था अकेले, और उसमें मैं इंटरनेशनली सबको ले रहा था। मेरे पास गेस्ट भी तब्दील हो रहे थे, उनसे सवालात भी मुख्तलिफ करना था। वजीर आजम बेनजीर साहिबा के साथ जो जहाज में मेरे रिपोर्टर थे, उनसे भी वहां के हालात लेना। तो ये 10 घंटा लाइव मैंने प्रोग्राम किया था। तो बोलने को तो बहुत कुछ बोल दूं, लेकिन असल में आपके लोग सुनना चाहते हैं कि रिंग रोड है क्या। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं बताऊंगा। जी बिल्कुल बताएं, यही आपसे हमने पूछना है। तो देखिए 2017 में ये रिंग रोड, 2017 में थोड़ा सा मैं बता दूं इसका पीछे कि 2017 में शहबाज शरीफ साहब ने सोचा कि यार ये जो GT रोड पे बड़ा प्रेशर है, इसको कम करने के लिए जो है वो क्यों ना जो है वो रवात का एक जगह है, वहां से जो है ना वो तिरनौल तक जो है ना वो एक आपके बाइफरकेट किया जाए और उस ट्रैफिक को चेंज किया जाए। ये सिर्फ सोचा था उन्होंने, और इस सोच के ऊपर उन्होंने एक प्रोग्रामिंग की, और उसके ऊपर जो है वो जो CPEC को जो इन्वेस्ट कर रही थी आपके चीन की एशिया
आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो है उसने जनाब ये सुना, तो उसने कहा जी हम पैसा दे देंगे। वो तकरीबन $400 मिलियन का उन्होंने उसी वक्त सैंक्शन कर दिया। लेकिन सैंक्शन करने के साथ उसी वक्त देंगे ना जब आप PC1 बनाएंगे, उसकी पूरी प्लानिंग करेंगे। अभी तो इनके जहन में था, उन्होंने सामने पेश किया और उसके ऊपर अप्रूव भी हो गया। आप देखिए कितनी अच्छी बात है। लेकिन पैसा रिलीज उसी वक्त होना था जब आपने PC1 बनाया था। लेकिन वो 17 के बाद 18 इंतखाब आए और फिर आपको पता है शहबाज शरीफ साहब चले गए, PTI की हुकूमत आ गई, बुजदार साहब आ गए, फला साहब आ गए। तो जब ये आए तो ये रिंग रोड की चीजें तो मौजूद थी। वो चाइना का जो बैंक था उसने मौजूदा हुकूमत को कांटेक्ट किया कि भाई ये $400 मिलियन पड़े हैं, नहीं लेना है तो बता दें, मैं किसी और को दे दूं, हमारा पैसा पड़ा है। जाहिर है ये पैसा हम देते हैं इंटरेस्ट पे, तो उस पर हमारा भी फायदा होता है। हुकूमत बैठी, हुकूमत ने बैठकर जो है वो एक जीरक इंटरनेशनल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसको दिया कि भाई इसकी फिजिबिलिटी बनाए। उसने NHA को कांटेक्ट किया, उसके बाद उसने आपके NHA के साथ साथ नेस्पाक को कांटेक्ट किया, CDA को कांटेक्ट किया और इसकी पूरी फिजिबिलिटी बनाने की सारी चीजें कोशिश शुरू हो गई। उसके बाद ये हुआ कि जनाब यहाँ पर एक मार्गला एवेन्यू बन रहा था, क्योंकि ये भी देखा जा रहा था कि NHA उसमें ऑब्जेक्शन डाल रहा है कि भाई हम ये लोड नहीं ले सकते, ये ज्यादा लोड है, उधर से आया। नेस्पाक के कुछ ऑब्जेक्शन आए। CDA ने कहा कि भाई अगर आप मार्गला एवेन्यू हम बना रहे हैं वहीं जोड़ दें लाके तो ये ज्यादा होगा, अच्छा होगा। तो ये सब बातें आई, तो फिर मार्गला एवेन्यू बना रहे थे FWO। आप पता है FWO की जो सुपरविजन होती है वो आर्मी की होती है, यानी अस्करी लोगों की होती है। तो FWO को जब ये पता चला उसने कहा जी दी हमें दे दीजिए। अच्छा, मार्गला एवेन्यू इसलिए बना रहे थे वो कि जी वो रास्ता जो गुजर रहा था उसमें बहुत ही हसास इलाके आ रहे थे, तो और GHQ की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वहाँ आम कॉन्ट्रैक्टर ये सब चीज नहीं कर सकता। WA तो उसी का WA जो FWO जो है उन्हीं के लोग होते हैं। चुनांचे FWO ने एक उनको गवर्नमेंट को एक सजेशन दी कि आप चाइना से ये $400 मिलियन ना लें, बल्कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जो है वो ये काम करें। अच्छा जी, ये जो है इसको वजह भी बताई गई कि जी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से ये फायदे हैं और ये नुकसान है। मैं मुख्तसर है, बताने को तो बहुत कुछ बता सकता हूँ। तो बहरहाल ये इकोनॉमिक डिपार्टमेंट और प्लानिंग डिवीजन को दी गई। तो वहां पे प्लानिंग डिवीजन और इकोनॉमिक डिवीजन ने जो है वो इनको कहा कि जी ये प्रॉब्लम्स आएंगी अगर हमने ये सूरत हाल की, तो इसको एज इट इज रखा जाए। जिसको उस वक्त के जनाब अच्छा इसमें SPD एक और था इदारा, उसने भी इसमें क्योंकि हसास एरिया इस्लामाबाद के होते हैं वो इन्वॉल्व थे, तो इसने भी अपनी ऑब्जेक्शन रखी। वजीर आजम साहब ने और वजीर आला साहब ने जो प्लानिंग डिवीजन की जितनी भी और इकोनॉमिक डिवीजन की जो भी रिकमेंडेशन थी उसको मुस्तरद किया और इसको अप्रूव कर दिया। तो अप्रूव किसने किया भाई? वजीर आला ने और वजीर आजम ने। याद रखिएगा, वजीर आजम इमरान खान साहब ने अप्रूव किया है, ठीक है ना। तो ये ऐसे नहीं हुआ है। उसके बाद जनाब 20 अप्रैल को मार्गला एवेन्यू की इफ्तिताह था। इमरान खान साहब खिताब कर रहे हैं, उन्होंने खिताब किया 20 अप्रैल को, मार्गला एवेन्यू का इफ्तिताह किया और ये भी बताया कि रिंग रोड के हवाले से एक रोड आ रही है और बहुत ही जबरदस्त है, उससे मोबिलाइजेशन होगी और हाउसिंग स्कीम को और आवाम को और इसको बड़ा फायदा होगा और दिस एंड दैट होगा। 20 अप्रैल को ये खड़े होकर बात करते हैं और 27 अप्रैल को वो एक इनिशिएट कर देते हैं कि जनाब मार्गला ये जो रिंग रोड है ये जो बन रहा है इसमें बड़ी क्राइम करप्शन है। अब देखिए 20 अप्रैल और 27 अप्रैल, ठीक है सर, आप देख रहे हैं 20 अप्रैल को आप तारीफ कर रहे हैं और 27 अप्रैल को आपने इंक्वायरी खोल दी। आखिर क्यों भाई? इस 7 दिन के अंदर आप और हालांकि ये सारी चीजों की अप्रूवल भी आप ही ने दी थी, तो क्या आपने उस वक्त इन चीजों को नहीं देखा, सोचा नहीं? पला बारह आगे चलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हो गया, अब उसके सिलसिले में एक इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो उसको लाया गया और वो था गुलजार शाह। अब गुलजार शाह ने जो है वो इंक्वायरी रिपोर्ट दी है जिसके ऊपर रिंग रोड के ऊपर तहलका मच गया है, जो आप भी पूछ रहे हैं जो सारा। तो गुलजार शाह और 3 रुकनी कमेटी जो है ये बनी 3 आदमियों की कि भाई आप इसकी इंक्वायरी करें। इमरान खान साहब ने इंक्वायरी इनिशिएट कर दी और उन्होंने इंक्वायरी की। अब सवाल ये पैदा होता है कि गुलजार शाह ने जो इंक्वायरी रिपोर्ट दी है उसके ऊपर तो मैं जाऊंगा कि क्या क्या हुआ है
और क्या क्या होना है और कितनी खतरनाक तरीके से डील किया गया है। लेकिन ये भी बताता चलूं कि ये इंक्वायरी, ये जो गुलजार शाह को नॉमिनेट किया है या अपॉइंट किया गया, ये किया है पीएम हाउस के एक बड़ा नाम है जनाब, वो शहजाद अकबर साहब का। शहजाद अकबर साहब ने, ये इनके ताल्लुकात थे हर करप्शन में, हर जगह मसाइल में, हर प्राइम मिनिस्टर की जहां इन्वॉल्वमेंट होती है, जिस केस में इन्वॉल्वमेंट होती है, उसमें शहजाद अकबर का नाम आता है। और इनके ऊपर बड़े संगीन इल्जामात हैं, बड़े बड़े मरात, लैंड माफिया, टाइकून। आपको याद होगा एक जमीन पे कब्जा किया था इनके भाई ने, मियां मोहम्मद सोमरो साहब ने उस पर ऑब्जेक्शन किया था, और इस बुनियाद पे जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर की लड़ाई भी हुई थी, क्योंकि वो जुल्फी बुखारी की वहां बहन का सिलसिला आता है। तो हर जगह शहजाद अकबर का नाम आता है। किसी लैंड माफिया को देखें तो शहजाद अकबर, किसी इंक्वायरी में देखें तो शहजाद अकबर। अच्छा, इमरान खान साहब उन पर बड़ा ट्रस्ट करते हैं और उनकी बात पे आते हैं, और वो जो कहते हैं वो करते हैं। इवन काबीना में जब लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, शीरी मजारी ने, दूसरे लोगों ने, और लोग जो थे, तो इमरान खान साहब ने शहजाद अकबर को डिफेंड किया कि नहीं नहीं है, जो इसमें बहुत सीरियस मैटर है और शहजाद अकबर सब कह रहे हैं, सब बाईपास करो और अप्रूव करो। ओ माय गॉड, आपने सुना ही नहीं। क्यों वजीर आजम और शहजाद अकबर साहब क्या दोनों इस करप्शन के केस में पार्टनर हैं? तीसरा एक और है, इनमें कहा जाता है ट्राइका, और वो है आजम खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर है। लोग कहते हैं, इल्जाम लगा रहे हैं ये एक ट्राइका है जिसने ये सारा कुछ किया है। अब आइए, गुलजार शाह को नॉमिनेट कर दिया गया। गुलजार शाह ने क्या किया? गुलजार शाह ने इंक्वायरी में जो किया, वो जो उन्होंने बताया कि जनाब ये तो बहुत ही खतरनाक आपके काम हो रहा था, और इसमें जो है ये रिंग रोड को इस तरीके से अलाइनमेंट की गई, इसकी एक्सटेंशन की गई, ये फला किया गया, ये इतने हद तक का ये रिंग रोड था, ये 40 अरब का था, ये 70 अरब हो गया, ये जो है वो 40 किलोमीटर का था, ये आपके 64 किलोमीटर हो गया। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो सबसे खतरनाक उन्होंने बात की है गुलजार शाह ने, उन्होंने ये की है कि इसमें बेनामी, यानी जो बेनामी के कुछ लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं, और उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं वो सिविल सर्वेंट हैं, पब्लिक आपके ऑफिसर्स हैं, आपके पब्लिक पोस्ट होल्ड ऑफिसर हैं, इसके अलावा पब्लिक पार्टनर। मैं उसमें बताता हूं अभी आगे चल के। तो गुलजार शाह ने जो रिकमेंड किया आपके इस कमेटी ने इंक्वायरी में, उसमें 2 मेंबरान ने इनसे अपोज किया गुलजार शाह से। अब 3 आदमी हैं, अगर 2 अपोज कर रहे हैं तो गुलजार साहब की आप सुप्रीम कोर्ट में देख लें, अगर 3 आदमी फैसले देते हैं जो मेजोरिटी का फैसला मांगने आता है, तो क्या वजूहत है कि गुलजार शाह की कमेटी में 3 अफराद थे, 2 ने गुलजार शाह के जो रिकमेंडेशन है उनसे अगेंस्ट किया, आपने उनको कंसीडर नहीं किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और गुलजार शाह को कर दिया। मैंने आपको बता दिया कि गुलजार शाह को क्यों किया गया, क्योंकि वो जनाब शहजाद अकबर साहब के लाए हुए आदमी थे। अब सवाल यहाँ पे ये हुआ कि जो अलाइनमेंट सियोल, अटकलू और जिग जैग पे हुई है, उसकी अलाइनमेंट की सारी अप्रूवल वजीर आजम ने दी थी, सारे डॉक्यूमेंट्स है। ये आप कहते तो मैं पहले इन चीजों को आपके सामने लाकर भेज देता, मैं तो अभी पेपर्स आपके सामने पढ़ा है उसको। तो ये सूरत हाल ये हुआ कि इस सूरत हाल के लिहाज से उनकी वो थी। अब आप ये देखें कि एक लैंड माफिया के टाइकून को और कुछ जो इमरान खान के बहुत ही बड़े दोस्त हैं, उनको इस रिंग रोड से फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई, क्योंकि ये रिंग रोड जो था वो ईस्ट में बन रहा था और इमरान खान साहब के जो दोस्त थे वो वेस्ट में थे। तो ईस्ट में जितनी भी सोसाइटीज बन रही थी या बनने वाली थी या बनाई जा रही थी, वहां पे भी बहुत बड़े बड़े घपले हुए हैं, वो बताऊंगा। लेकिन वहां अगर ईस्ट में ये बनती, यानी मगरिब में अगर ये बनती, तो वो जो इमरान खान के बिजनेस पार्टनर हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट से आर्मी चीफ को भी नीचे छोड़ने नहीं जाते हैं, उनको छोड़ने जाते हैं और उनको रिसीव भी करते हैं। वो बिजनेसमैन जो हैं वो इमरान खान साहब के बहुत बड़े दोस्त हैं, और उनका सारा प्रोजेक्ट जो था वो आपके ईस्ट में था, और वेस्ट में जो है वो रिंग रोड था। तो रिंग रोड अगर वेस्ट में बनता है तो वहां पर जहां से भी वो रोड गुजरेगी उसकी जमीन की कीमत आप सोचें क्या हो जाएगी, ठीक है। और उस तरफ फिर लोग शिफ्ट करेंगे, उस तरफ हाउसिंग में जाएंगे, इस तरफ तो कोई नहीं आएगा। और ये फिर शहजाद अकबर, वजीर आजम और वो बिजनेसमैन, तीनों का मैटर था। चौथे आदमी आजम खान थे, इनका पर्सनल इंटरेस्ट
पे ये रिंग रोड के ऊपर सारी की सारी इंक्वायरी बनाई गई ताकि इस रिंग रोड को वहां रोका जाए, क्योंकि इसका सारा नुकसान वजीर आजम और शहजाद अकबर और आजम खान के दोस्त को हो रहा था। और इस बुनियाद के ऊपर जो है वो ये इंक्वायरी। दूसरी तरफ क्या हुआ, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक और केस में शहजाद अकबर साहब और वजीर आजम का नाम आ रहा है, वो मैं बता देना चाहता हूँ। और ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ा करप्शन है। ये भी सेकंड हो जाएगा। जो रिंग रोड है वो है जनाब 6,000 जो इलीगल सोसाइटीज है, जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज है, उसको सिर्फ 2% में इमरान खान साहब लीगलाइज करा रहे हैं। उसके लिए उन्होंने क्या किया है शहजाद अकबर इमरान खान साहब ने, कि एक ऑर्डिनेंस के जरिए वहां के ना तो कैबिनेट को सही तरह पढ़ने का मौका मिला, ना वहां की पार्लियामेंट में ये डिस्कस हुआ, ना वहां पे मौका दिया गया कि इस केस को, इस समरी को स्टडी की जाए। एक ऑर्डिनेंस के जरिए एक कमेटी बना दी गई 4 रुकनी, जो ये फैसला करेगी कि किन किन को लीगलाइज करना है, और वो भी 2% में जुर्माने पे। यानी वो जगह जहां अरबों की रुपीस की जगह है, वहां आप जहां पर ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना गलियां हैं, ना वहां सोसाइटीज की बिल्डिंग है, ना पार्क है, ना स्कूल है, ना कॉलेजेस हैं, वो जो इन्होंने इलीगल सोसाइटीज वहां पे की है 6,000 साहब, 6,000 उनको 2% पे जुर्माने पे लीगलाइज करने का मतलब है कि आप कितना बड़ा करप्शन कर रहे हैं। खरबों की करप्शन है जो आएगी। बहरहाल ये एक अलग चैप्टर है, इसमें भी वजीर आजम और शहजाद अकबर का नाम आ रहा है कि वो इन्वॉल्व है और चीफ मिनिस्टर साहब इसमें इन्वॉल्व है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दूसरी तरफ आ जाए, जहां 12 सोसाइटीज हैं, कहा यह जा रहा है कि रिंग रोड गुजरा था, वहां गुलाम सरवर साहब का भी नाम आ रहा है, जुल्फी बुखारी का भी नाम आ रहा है, क्योंकि जुल्फी बुखारी का C-17 के नाम से है, उनके पूरे रिश्तेदारों का वहां है, बहुत बड़ी जमीन है। जाहिर है रिंग रोड बनेगी तो आप सोच लीजिए कि जो 10 रुपए में वो जमीन थी वो 10 लाख में हो जाएगी, तो किसको फायदा पहुंचेगा। कहा यह जा रहा है कि वहां पे जुल्फी बुखारी ने जो है, रिटर्न में कुछ नहीं है, जुल्फी बुखारी ने एक दफा जंगलात के लीज में भी उनका नाम आता है, गाड़ी के स्कैम में भी उनका नाम आता है, आपके बहुत जगह पे उनका नाम है। लेकिन वो नाम किस तरीके से होता है, अक्सर ये होता है कि वो फोन करके प्रेशराइज करते हैं, और काम तो ब्यूरोक्रेसी नहीं करना होता, और जो नहीं करता उसका ट्रांसफर हो जाता है, और जो करते हैं वो फिर फंसते हैं, जिस तरह अभी फंसे हुए हैं, और ये सारा कुछ हुआ है। तो ये रिंग रोड की अलाइनमेंट, अच्छा वजीर आजम ने अप्रूवल दी है, वजीर आला ने अप्रूवल दिया, आपको पता है जुल्फी बुखारी भी बहुत करीब आदमी है जनाब इमरान खान साहब के। दूसरी तरफ गुलाम सरवर साहब है, जिस जमीन, वो जमीन के रिश्तेदार उनकी जमीनें हैं, और जाहिर है कि वहाँ एक नोवा सिटी है जिसकी बुनियाद पे कहा जाता है चौधरी कमर साहब जो है, उन्होंने जो न्यू सिटी वाह बनाई थी, उनके भतीजे हैं चौधरी रिजवान साहब, वो वहां पे नोवा हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं, और उस नोवा हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से बहुत बड़ी बड़ी करप्शन की बात आ रही है। कहा यह जा रहा है कि जनाब, किसी ने कहा ये 25 अरब की है, किसी ने कहा नहीं 25 अरब से ज्यादा की है, 20,000 फाइल बिकी है, कोई ये कहता है कि इतने किलोमीटर का जगह ही नहीं है जितने में फाइलें बिक गई। लेकिन मैं अभी रिसर्च कर रहा हूं तो पता ही चला है कि जनाब जमीन तो नहीं है, लेकिन 1 लाख से ज्यादा फाइलें बिक गई, 1 लाख से ज्यादा। तो यहाँ पर गुलाम सरवर साहब की इन्वॉल्वमेंट आ गई, उधर जुल्फी बुखारी की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, तो ये सारी चीजें हो गई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें मैंने जैसे बताया कि 3 आदमी जो है ना ट्राई का है, वजीर आजम, शहजाद अकबर और आजम खान साहब, और चौथे जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के जो दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो लोग जानते हैं कि कौन दोस्त है। वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसको फायदा पहुंचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और ये इल्जाम शहजाद अकबर पे भी है, ये इल्जाम वजीर आजम पे भी है कि जब आप बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाएंगे तो बिजनेसमैन को फायदा आप मुफ्त में पहुंचाएंगे तारिक साहब, सही, किसी बुनियाद पे पहुंचाएंगे ना भाई, तो उससे कितना बेनिफिट आप ले रहे होंगे। फर्ज कीजिए मैं आपको 1 अरब का फायदा दे रहा हूं, तो कम से कम 50 करोड़ रुपए नहीं तो मुझे आप 10 करोड़ तो देंगे ना। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि 500 अरब का मैं आपको फायदा दे रहा हूं, तो आप मुझे कम से कम 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50, 100 अरब का तो फायदा देंगे ना। बात समझ में आ रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब तो लोग निकाल रहे हैं
कि जी क्या क्या इनको बेनिफिट्स दिया है उस बिजनेसमैन ने, कहाँ कहाँ। तो प्राइम मिनिस्टर पे भी नाम आ रहा है कि जी इन्होंने बेनिफिट्स दिए हैं। तो मुफ्त में तो कोई नहीं देता मेरे भाई, और इल्जाम भी उन पे आ रहा है। तो कोई इल्जाम सहेगा तो और बेनिफिट ना ले, वो कौन सा दुनिया का आदमी है। चले आगे आइए जनाब। अब आता है FWO के इन्वॉल्वमेंट की वजह से अस्करी लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। बिल्कुल, FWO और फिर पिंडी का इन्वॉल्वमेंट थी, तो पिंडी के कोर कमांडर का नाम दिया जा रहा है और वहां पे ये सारी चीजें आई जा रही हैं। सबसे अहम बात मैं आपको बता रहा हूं, जो शायद आपके लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, वो ये कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट बनाई है गुलजार शाह ने, गुलजार शाह कौन? शहजाद अकबर के आदमी। शहजाद अकबर किसके आदमी? बिजनेसमैन के आदमी, आजम खान के आदमी। ये सब किसके आदमी? वजीर आजम के आदमी। तो सवाल ये पैदा होता है कि गुलजार शाह ने जब रिपोर्ट लिखी तो उसमें एक बात उन्होंने लिखा है कि ये जो हाउसिंग सोसाइटीज है, जिसमें 10 से 12 हाउसिंग सोसाइटीज, और ये मैंने आपको फिगर दी है, 400 अरब रुपए का यहाँ फ्रॉड सामने आ रहा है। तो ये कहा गया कि जनाब आली इसके आगे जो है वो बेनामी की जमीन है, बेनामी के लोग हैं। बेनामी आप समझते हैं कि फ्रंटमैन कोई और है, सामने कोई और है। अच्छा, फिर इंक्वायरी में लिखा जा रहा है कि इनके आगे कौन है, सुनिए, पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक ऑफिस होल्डर और सिविल सर्वेंट। समझ में आया? इनका इशारा किया है गुलजार शाह ने। गुलजार शाह में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये इशारा करते, और ये इशारे FWO के होते हुए अस्करी लोगों की तरफ गए हैं। और किस तरफ? दो बहुत अहम प्रोजेक्ट को इन्होंने निशाना बनाया है। एक है कैपिटल स्मार्ट सिटी और दूसरा है टॉप सिटी। कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो जाहिद रफीक साहब का प्रोजेक्ट है। जाहिद रफीक साहब पाकिस्तान के अस्करी एक बहुत बड़ी क़यादत के पर्सनल दोस्त हैं, बहुत पर्सनल दोस्त हैं, उठना बैठना खाना पीना सब है। अब जब कैपिटल स्मार्ट सिटी को आप टारगेट करते हैं और फिर उसके पीछे ये कहते हैं कि जनाब सिविल सर्वेंट भी है, पब्लिक सर्वेंट भी है, पब्लिक ऑफिस होल्डर भी है, तो आपका इशारा ये है कि जी वो अस्करी क़यादत इसमें इन्वॉल्व है। आपके जो कैपिटल स्मार्ट सिटी को फायदा पहुंचाया जा रहा है अरबों रुपए का। हालांकि हमने भी रिसर्च किया और हम ये देखने को गए, हमने बहुत सारे लोगों से भी सुना, कुछ अहम लोगों ने जो मीडिया के हैं उन्होंने भी बहुत रिसर्च करके ये चीज निकाली, जिसको हमने पिक किया कि इसमें बराह रास्त किसी अस्करी क़यादत का ताल्लुक नहीं है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वजीर आजम पाकिस्तान अस्करी क़यादत को ब्लैकमेल करने के लिए गुलजार शाह के इस इंक्वायरी के जरिए उन्होंने ये डलवाया है कि पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक ऑफिस होल्डर और सिविल सर्वेंट इसके मेन बेनामी के होल्डर हैं, और FWO की इन्वॉल्वमेंट से सारा मलबा डालने की कोशिश की है इन्होंने अस्करी। दूसरा जो है वो टॉप सिटी के हवाले से भी ये अस्करी इन्वॉल्वमेंट आती है कि जी ये एक ताल्लुक रहा है, इनका सिलसिला रहा है, बहुत सी चीजें रही है। मैंने आपसे कहा कि क्योंकि वो जो ग्रिड स्टेशन से गुजर रहा था, हसास इलाके से गुजर रहा था, वो रिंग रोड ISI वगैरह की जो बिल्डिंग्स है वहां से गुजर रही थी, तो और उसके वजह से जाहिर है कि FWO वो जो मार्गला एवेन्यू दिया गया था कि भाई उनको इजाजत है, वो खुद आर्मी के ऑफिशियल्स हैं, उनको आसानी से GHQ से परमिशन मिलेगी या वो बता सकते हैं या पहुंच है। लेकिन क्योंकि ये इन्वॉल्वमेंट थी इसलिए यहाँ पर अस्करी इन्वॉल्वमेंट आई। लेकिन यहाँ पर सारा कन्वर्ट किया जा रहा है इस इंक्वायरी रिपोर्ट के जरिए वो आपके अस्करी और लोगों का ख्याल है, मैं नहीं कह रहा, बहुत अहम तरीन लोग ये कह रहे हैं कि इस इंक्वायरी रिपोर्ट के जरिए पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को जो है वो निशाना बनाने की कोशिश की गई है और उनको ब्लैकमेल करने के लिए सारा कुछ किया गया है। और अब जो इंक्वायरी कराई जा रही है नैब से और एंटी करप्शन पंजाब से, ये इंक्वायरी में आप खुद सोच लें जावेद इकबाल नैब की क्या इंक्वायरी करेंगे। वो शख्स जिसकी वजीर आजम के हाथ में आपने बशीर मेमन का स्टेटमेंट सुना था कि उन्होंने कहा था कि जी मैं एक फोन चेयरमैन नैब को करता हूँ, वो वजीर शहबाज शरीफ के खिलाफ केस बना देता है। वो मुझे भी उन्होंने बताया था बशीर मेमन ने, उन्होंने तो ऑन एयर कर दिया। तो वजीर आजम के हाथ में खेलते हैं जनाब कौन? आपके जावेद इकबाल साहब। क्यों? क्योंकि उनकी बहुत सारी वीडियोज हैं हुकूमत के बाद, अभी तो एक रिलीज की है।
और रिलीज कर दिया तो क्या होगा। तो नैब में इसलिए दी गई है कि नैब वही रिपोर्ट देगी, जिन जिन लोगों को क्लियर करना है क्लियर करेगी, और जिनको नहीं करना है फंसाना है करेगी, जो वजीर आजम शहजाद अकबर और ये लोग जाएंगे। ये बात क्लियर होनी चाहिए। दूसरा एंटी करप्शन है पंजाब की। अब बुजदार साहब किसके कंट्रोल में? बुजदार साहब ने किसकी बात मानी है? एंटी करप्शन अगर इंक्वायरी करेगी तो बुजदार साहब के लोग हैं, और बुजदार साहब इमरान साहब के आदमी, और इमरान साहब जिसको चाहे वो कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा एक आपके मैं बता रहा हूं कि ये सारी चीजें, हालांकि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने ये भी बताया कि मुझे इस रिंग रोड से कोई फायदा नहीं है, मैंने 70 करोड़ रुपए ऑलरेडी जो है वो एनएचए को दिया हुआ है, अपना अलग से मैंने वो चीज की हुई है, उनकी स्टेटमेंट है, मैं कोट कर रहा हूँ सिर्फ। इसी तरह टॉप सिटी ने भी बताया हुआ है कि हमारा तो जी 750 के दूरी पे रिंग रोड है, लेकिन इंक्वायरी रिपोर्ट इनको इन्वॉल्व कर रही है। ये दोनों का ताल्लुक अस्करी कयादत से है। तो आप सोच ले कि प्राइम मिनिस्टर हाउस कौन सी बड़ी साजिश कर रहा है अस्करी कयादत के खिलाफ, ताकि वो ब्लैकमेल हो जाए, फिर ये जो चाहना चाहे जाए। लेकिन बहुत से अच्छे सहाफी एंकर जो यहाँ तक पहुंच गए हैं और उन्होंने निकाल लिया है कि असल में मसला क्या है। मैं आज आपके व्यूवर्स को ये सारी चीज बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब डिजाइन की बात हो रही है। भाई जो भी डिजाइन पास किया है वो इमरान खान ने किया है, गलत किया है सही किया है वो उन्होंने किया है। आके इनकार कर दें कि मैंने डिजाइन पास नहीं किया तो फिर ठीक है, अप्रूवल है इमरान खान साहब की, तो आपने ऐसा डिजाइन पास क्यों किया जिसमें किसी दूसरे को फायदा हो रहा है, तीसरे को फायदा हो रहा है, चौथे को फायदा हो रहा है। तो एक और बात कि वो भी ये है कि आप इल्जाम लगा रहे हैं, वो ये लगा रहे हैं कि जनाब 40 अरब का था। अरे भैया 2017 में डॉलर 100 रुपए का था या 110 रुपए का था, आज कितने का है? 150 2021 में। तो डॉलर में फर्क आएगा तो रेट तो फर्क होगा ना। और फिर आप कहते हैं कि जनाब कोई 64 किलोमीटर की जमीन थी और ये 40 किलोमीटर की थी, 64 आज भी 40 किलोमीटर है, क्योंकि तामीर जो होनी है 40 किलोमीटर पे है। लेकिन जाहिर है कि उसमें जो आपके मोटरवे इस्तेमाल हो रहा था वो 12 किलोमीटर था, और तिरनौल का वो इस्तेमाल हो रहा था वो 6-7-8 किलोमीटर था। वो मिला के कोई 58 60 62 हो रही थी, तो 3-4 का फर्क हुआ है। लेकिन जो कुछ भी अलाइनमेंट हुई, जो कुछ भी डिजाइन में चेंजिंग हुई, वो तो सब प्राइम मिनिस्टर ने की है। अब इस बुनियाद पर जो है वो आपके सामने केस आ गया कि 400 अरब रुपए का ये केस है। कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, किसको बेनिफिट पहुंचाने के लिए है, ये इंक्वायरी कमीशन किसके कहने पे बनाया गया, किसके ये मातहत काम कर रहा है। इस इंक्वायरी कमीशन में जो सबसे खतरनाक चीज है वो है कि इन्होंने बेनामी के हवाले से 3 ग्रुप्स को जो है वो किया है एलोकेट, और कहा है कि यही सब कुछ करप्शन कर रहे हैं, और उसको दिखाया है टॉप सिटी और कैपिटल सिटी से, स्मार्ट सिटी से, जिनका किसी ना किसी तरीके से ताल्लुक और FWO का ताल्लुक करके अस्करी क़यादत को ब्लैकमेलिंग करने का। और बराह रास्त कोई सबूत इनके पास नहीं है, लेकिन इस इंक्वायरी रिपोर्ट को इस तरीके से लाया गया है। दूसरी तरफ बहुत बड़ा बेनिफिट्स लिया है, फाइलें बिकी हैं। मैंने कहा ना कि लोग 20-30 हजार का कह रहे हैं, आप रिसर्च करें, 1 लाख से ज्यादा फाइलें मालूमात कीजिए। जमीन ही नहीं है, फाइल भेज दिया आपने तो बेनिफिट भी हासिल किया। गुलाम सरवर साहब, जुल्फी बुखारी C70 का जो एरिया है, कितना बड़ा एरिया है बताइए, चाहिए आप मालूम तो कीजिए, कितना बड़ा एरिया उनका है, तो कितने बड़े बेनिफिट्स उनको मिलेंगे। उनकी बहन, पता नहीं क्या क्या नाम आ गया, अब तो बहुत कुछ आ रहा है। तो गोया एक तरफ नंबर ऑफ पर्सन जिसमें आपके ब्यूरोक्रेट्स, जिसमें अस्करी लोगों का नाम आ रहा है, जिसमें आपके वजीर आजम, जिसमें वजीर आला, मुशीर, वजीर, आपके सिविल सर्वेंट, लैंड माफिया, हाउसिंग बिल्डर्स, और उसके बाद बड़े बड़े बिजनेसमैन, और ये इतना बड़ा स्कैम है, और उसके बाद इतना पैसा है, और ये इन्वॉल्वमेंट है। और सबसे खतरनाक ये है कि ये जो है वो सिविल मिलिट्री जो साजिश है पाकिस्तान के अस्करी क़यादत के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर हाउस से हो रही है। और इस इंक्वायरी रिपोर्ट ये जाहिर कर रहा है कि ये इस तरफ डायरेक्ट, ये बहुत खतरनाक केस है। इस केस के ऊपर 1 मिनट भी ये हुकूमत नहीं चलनी चाहिए। आप वाटरगेट स्कैंडल देखें, इतना बड़ा केस था, क्या हुआ? तबाह हो गए ना। एक्शन का क्या हुआ? ये केस भी उसी लेवल का है।
आज अस्करी क़यादत और इमरान खान में जो दूरियां हैं और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपके शहबाज शरीफ को रिलीज कर रही है, ये फला है या और दूसरे हैं, ये चौधरी निसार है, तो उनको काउंटर करने के लिए ये एक बहुत घिनौना खेल खेला गया है। हालांकि रिंग रोड की तरफ बहुत सारी चीजें मैंने बता दी करप्शन की, लेकिन इसके साथ साथ ये इन्वॉल्वमेंट मजीद खतरनाक हालात पैदा कर रहा है, और सिर्फ इसलिए कि ये एक बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग है जो वजीर आजम कर रहे हैं। सही बात है डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बातें की। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इसका कोई ना कोई बेहतर हल निकलेगा। और इसका एक हल है, मैं यहाँ रोक दूं, इसका जी। एक हल है, हर आदमी ये कह रहा है, क्योंकि नैब इसकी इंक्वायरी सही नहीं करेगा, कोई हुकूमत के नीचे ये इंक्वायरी नहीं होगी। जो वजीर आजम इन्वॉल्व है, शहजाद अकबर इन्वॉल्व है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन्वॉल्व है, नाम लिया जा रहा है, इतने भारी भरकम लोग इन्वॉल्व है वजीर आला, तो कैसे हो सकता है सिर्फ एक कि सुप्रीम कोर्ट के जज एक जुडिशियल इंक्वायरी बनाए और उसके ऊपर मॉनिटर करें, जिस तरह पनामा केस में किया था GIT बना के, इसमें भी करें। ये पाकिस्तान की तारीख का 6000 इलीगल सोसाइटीज जो वहां पे 2% में दी जा रही है, उसके बाद अगर कोई बड़ा स्कैम है तो ये है। वो स्कैम करप्शन में है, यानी पैसे में बहुत बड़ा है। ये स्कैम पैसे के साथ जो ज्यादा बड़ा स्कैम है वो इन्वॉल्वमेंट पे है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व। सही है, बहुत शुक्रिया सर आपका। डॉक्टर दानिश साहब, मैं समझता हूँ कि आज का जो दौर है वो यकीनी तौर पर मीडिया का दौर है, और उसमें यकीनी तौर पर जितनी अवेयरनेस आज के दौर में हो रही है, चाहे हुकूमत की कोई कारकर्दगी हो, चाहे उनकी कोई नाकामी हो, ये सारा कुछ यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि मीडिया का बड़ा किरदार है। आपकी क्या राय है कि मीडिया इस वक्त खासतौर पर पाकिस्तान में अपना क्या किरदार अदा कर रहा है? ये मीडिया क्या किरदार है आप देख लें, मुझे 2 दफा चैनल से आज की जो इस वक्त मीडिया का ग्रिप है मौजूदा हुकूमत ने किया है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट जब उनके साथ एक पेज में थी तब तो बहुत है। इस वक्त इमरान खान साहब जो है वो मीडिया को डायरेक्ट फोकस करते हैं और डायरेक्ट उसको धमकियां लोगों को देते हैं, मीडिया के चैनल के मालकान को डायरेक्ट। उनकी इन्वॉल्वमेंट आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर को इतना टाइम नहीं मिलता था कि वो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान एटमी कुव्वत जिसके पास बहुत सारे मसाइल हैं, गवर्नेंस के इशू हैं, मौशी मसला है, आईनी मसला है, सफारती मसला है, बहुत सारे, वो प्राइम मिनिस्टर को कहा, लेकिन क्योंकि इनके पास कोई काम है नहीं, ये कोई डिलीवर नहीं कर रहे हैं, इनके पास सिर्फ ये है कि ये मीडिया को इमेज बिल्डिंग के हवाले से इस्तेमाल करते हैं और दूसरे जो अपोजिशन है उनको उनकी इमेज को तबाह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मौजूदा इस वक्त जो पाकिस्तान में मीडिया कभी भी आजाद नहीं रहा है, लेकिन इतनी गिरफ्त कभी भी नहीं थी जितनी आज जो है वो गर्दन पे पूरा का पूरा है। इससे पहले भी जो डिक्टेटर आए हैं मीडिया को उन्होंने होल्ड किया है, सियासी लोगों ने भी मीडिया को दबाया है, लेकिन आज के दौर में मीडिया की पोजीशन ये है कि मेन स्ट्रीम चैनल पर आप गवर्नमेंट की अप्रूवल के बगैर कोई चीज नहीं दिखा सकते, और अगर कोई बोलता है तो उसका असर देख लीजिए उस चैनल का क्या है। आप चैनल 24 को देखें और चैनल को देखें, उन लोगों के साथ क्या हो रहा है, केसेस खोल देते हैं, उनको धमकियां दी जाती हैं, ये ज्यादातर बिजनेसमैन के चैनल्स होते हैं, उनकी कोई ना कोई कमजोरी निकालकर उनको ब्लैकमेल किया जाता है, कहा जाता है इस एंकर को फारिग करो। ये अब मुझे 2 दफा फारिग किया गया 92 पे, किसने फारिग किया भाई? प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि या तो तुम एक एंकर जो हुकूमत की हिमायत में प्रोग्राम करता है उस तरह करो वरना फारिग। हमने कहा भाई वो तो कर सकता है, हम तो 1 मिनट भी नहीं कर सकते, हम तो वो बात करेंगे जो सच है, फारिग। दूसरे चैनल पे गया, वहां पे भी यही कहा गया कि जनाब आप अगर उस एंकर की तरह प्रोग्राम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फारिग। हमने कहा जी खुदा हाफिज, हम चले जाते हैं। अच्छा, ये चैनल के मालकान में इतना दम नहीं है, ज्यादातर बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, मैं इनको गिला करते ही नहीं हूँ, क्योंकि जाहिर है एक बिजनेसमैन है वो चैनल खोल के बैठा हुआ अपने बेनिफिट्स में, वहां प्राइम हुकूमत है, उन्होंने FIA के जरिए आपके FBR के जरिए किसी के जरिए इनकी और इनके यहाँ कहीं ना कहीं कोई करप्शन तो होती है, आपको पता है। FIA को और इनको FBR को पता होता है, उन्होंने गर्दन पकड़ा। चैनल के मालकान ने कहा कि भाई मैं एंकर भाई खुदा के लिए आप जाइए, क्योंकि आपके चक्कर में तो मेरा चैनल जो है वो हो जाता है। अच्छा, उस चैनल की अहमियत भी उसी वक्त बनती है जब वो एंकर आता है, जब उस चैनल को वो हाइप देता है और पब्लिक उस तरफ जाती है, और जब ब्लास्ट होता है तो चैनल ऊपर उठता है, वरना उससे पहले कौन उस चैनल को देखता है। लेकिन जब चैनल हाइप पकड़ लेता है तो वो अपना बेनिफिट हासिल कर लेता है इस तरह से। तो इस वक्त पाकिस्तान में मीडिया का बहुत बुरा हाल है, मीडिया में बैठे हुए वही लोग सरवाइव कर रहे हैं, चैनल वही लोग चला रहे हैं
जो हुकूमत के इशारे पे चलते हैं, वरना दूसरे दिन उनको नोटिस आता है, धमकी आती है। जो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं वो कर रहे हैं, जो नहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो आप जैसे हम जैसे यूट्यूब पे आके काम कर रहे हैं। सही बात है। डॉक्टर साहब आप बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहिए। नाजरीन, एक अहम खबर आपको देते हैं कि जहां ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खबर वो ये है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से इस वक्त हमारे दरमियान सईद अहमद जो हमारे कुवैत में जर्नलिस्ट हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सईद अहमद, आप हमें बताएं कि क्या डेवलपमेंट्स हैं ये जो कोविड-19 के हवाले से जो पेशरफ्त हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें बुलाया। और मुझे कुछ पाकिस्तान दोस्तों ने फ़ोन किया कि यहाँ तो हालात बहुत ख़राब हैं, वो इसलिए कि वापसी का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, और अगर कोई आ भी रहा है तो यहाँ हम इस मुश्किल में है कि हम वैक्सीन किस तरीके से लें। वहाँ 15 से 20 हज़ार रुपया वैक्सीन का लिया जा रहा है। और जब स्वाति साहब कुवैत के दौरे पे आए थे नईमुल हक साहब के साथ, तो मेरे उनसे कुछ डिस्कस हुई थी। तो उन्होंने हमसे कहा कि कभी कोई मसला आ तो आप हमें डिस्कस करें, हम उस पर इंशाल्लाह एक्शन लेंगे। तो मैंने स्वाति साहब को फ़ोन किया कि यहाँ ओवरसीज जो पाकिस्तान गए हुए हैं, चाहे वो दुबई है या अमेरिका है, लंदन है, तो ये इस मुश्किल का शिकार है, तो इसका कुछ हल किया जाए। उन्होंने कहा बेटा कोई मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। उन्होंने खान साहब से रिक्वेस्ट की, खान साहब ने अपना डॉक्टर साहबा से रब्ता किया, यास्मीन साहब से, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब से, तो वो उन्होंने अप्रूवल दे दी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी की बात है कि मेरे कहने के ऊपर और मेरे दोस्तों के कहने के ऊपर खान साहब ने और डॉक्टर साहब ने ये अप्रूवल दे दी। और अब वहाँ पे पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों को फ्री वैक्सीन लगाई जा रही है, जो इनको चाहिए, जिस नाम से चाहिए, तो वो वहाँ पे मौजूद है। और मैं तमाम दोस्तों से अपील करता हूँ कि वहाँ पे अपना वैक्सीन लगवाएं। अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो आप राब्ता करें, इंशाअल्लाह ताला हम उसका हल निकालेंगे। मैं बिलखुसूस इमरान खान साहब का, स्वाति साहब का, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब का, सफारतखाना पाकिस्तान का, और बिलखुसूस आपका, और बिलखुसूस यहाँ के कम्युनिटी के हमारे दोस्त हैं पीर अमजद हुसैन साहब, उनका, जिनसे मैंने राब्ता करके इसके लिए मुहिम चलाई कि इसके लिए हमारी मदद की जाए। सो उन्होंने की। मैं सफारतखाने पाकिस्तान का बहुत ममनून हूँ कि उन्होंने इसमें खैर में हिस्सा लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम बड़ा खुशनुज़ूरी से अंजाम पाया। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मसाइल बेशक बहुत हैं पाकिस्तान में, लेकिन उसका कोई ना कोई हल, अल्लाह ताला से दुआ है कि जो जो बातें आज इंकशाफात आज डॉक्टर साहब ने की। आपके कोविड के हवाले से एक इंफॉर्मेशन दे दूं अगर कहें आपके दोस्तों को। जी हाँ बिल्कुल। आपको पता है कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने, जो इस वक्त वजीर आजम के नीचे ये इदारा है, उसने जो है वो घपला निकाला है 12 खरब रुपए। क्यों निकाला है? वो इसलिए निकाला है कि हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को, अभी जो ओवरसीज के हवाले से बात कर रहे थे, मैं तो खुद भी डॉक्टर हूँ और सारे अस्पताल और सारे डॉक्टर्स में ज़्यादा कांटेक्ट में हूँ, मुझे एक एक चीज़ का पता है। मैं उनकी किसी बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना, वो आपके साहब है। लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूँ, इतना बड़ा स्कैम, और ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा, ये मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो बड़े ईमानदार आदमी है, बिल्कुल एक बात करते हैं, किसी से डरते नहीं है सवाए खुदा के, उन्होंने जो घपला बताया 12 खरब का। अच्छा, किस तरह है? 1.836 जो है बिलियन डॉलर जो है वो दिया है हुकूमत पाकिस्तान को। इसने IMF ने 8 करोड़ मिलियन डॉलर किसने दिया है? USA ने। 153 यूरो जो है वो दिया है, मिलियन आपके यूरो वो दिया है जनाब यूरोपीय यूनियन ने। और उसके अलावा 144 मिलियन पाउंड जो दिया है वो दिया है जनाब UK ने। और उसके बाद जनाब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 300 मिलियन डॉलर दिया है। इसके अलावा चीन ने और आपके रूस ने भी अरबों रुपए दिए हैं। वो पैसे से जो वैक्सीन आनी थी वो नहीं आई है। ये वो वैक्सीन है जो चाइना ने इनको डोनेट की है। उस डोनेशन की बुनियाद पर 3 जहाज जो पहले गए, 3 जहाज बाद में गए, वो लेके ला के लगा रहे हैं। और बाकी जो 12 खरब रुपए दिए गए हैं
उसकी कोई रिपोर्ट्स नहीं। हमने भी अब ट्वीट किया, आप देख सकते हैं, हमने सवाल भी उठाया हुकूमत पाकिस्तान से। अब आप सोचिए कि अगर 12 खरब रुपए जो डोनेशन आया, नाम भी बता दिया, फिगर भी तोड़ के बता दिया मैंने, अगर वो पैसा वैक्सीन आती है उसकी, तो पाकिस्तान या ओवरसीज पाकिस्तान या किसी और को, क्या दूसरों को भी आप जो है ना वो और दूसरे शहरों में भी जाके मुल्कों में भी आप दे सकते थे। तो भैया बहुत बड़ी, तारिक साहब, यहाँ पे करप्शन है। हाँ, इनको मिल रही है, जिसके फोन आप बोले मैं फोन कराता हूँ बहुत से लोगों को लग जाएगा, फिर ये लिमिटेड करके लगा रहे हैं कि जनाब 60 साल से ऊपर के लोग जो हैं, क्योंकि है ही नहीं, खरीदे ही नहीं है इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे सवाल पूछा हुआ है। तो जितनी आई हुई है डोनेशन से वो लग रही है। ये मैंने आपको एक बड़ा और स्कैम बताया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ये स्कैंडल के बाद से बातचीत पिछले दिन हो भी रही थी। नाज़रीन, बेशक मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह इन चीज़ों में हमारा मुल्क इन चीज़ों को ख़त्म हो जाएं, तो कम से कम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो जहन में जो चीज़ें पैदा हुई हैं, या जो आज डॉक्टर साहब ने वाज़े तौर पर ये इंकशाफात किए हैं, उनमें काफ़ी बेहतरी पैदा हो। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।